हेलो दोस्तों, कंटेंट क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं योग शिक्षा के अंतर्गत यूनिट 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न है सत्य का सामान्य अर्थ क्या है। मैंने आपको डिटेल में बताया था। संस्कृत का एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं सत्यहितम। सत्यहितम यानी सभी का कल्याण। अगला प्रश्न है समाधिपाद में कुल कितने सूत्र होते हैं। देखिए, समाधिपाद किसे कहते हैं। ये योग का एक अध्याय है, यानी योग के 4 अध्याय होते हैं, तो उसी में समाधि एक अध्याय है। तो समाधिपाद में 51 सूत्र होते हैं, बाकी के 2 में 55 तथा लास्ट वाले में 34 उपसूत्र रखे गए हैं। अगला प्रश्न है अष्टांग योग का 7वां चरण कौन सा है। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। 7वां कौन सा होता है। धारणा, ध्यान, समाधि। तो कौन सा हो जाएगा, ध्यान। अगला प्रश्न है योग में धारणा किसे कहते हैं। योग में धारणा चित्त व मन की चित्त या मन की एकाग्रता को धारणा कहते हैं। अगला प्रश्न है प्राण किस भाषा का शब्द है। देखिए, प्राण का सामान्य अर्थ होता है श्वसन, और ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है ये। अगला प्रश्न है मेरुदंड की गतियां कितनी है। तो मेरुदंड मैंने आपको बताया था, रीढ़ की हड्डी से मेरुदंड कहते हैं, और इसकी गतियां 5 हैं। अगला प्रश्न है यौगिक जीवन पद्धति के कितने तत्व हैं। देखिए, इन्हें बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो यौगिक जीवन पद्धति के 5 तत्व हैं। कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है आहार, उसके बाद विहार, उसके बाद आचार, उसके बाद विचार, और लास्ट में आता है व्यवहार। देखिए, यही यौगिक जीवन पद्धति के 5 तत्व हैं। अगला प्रश्न है नाड़ी दुर्बलता के उपचार हेतु रोगी को किस रंग की बोतल का पानी पिलाना लाभदायक है। तो नीले रंग की बोतल का पानी पिलाना लाभदायक है। तो नीले रंग की बोतल का पानी पिलाना लाभदायक है। अगला प्रश्न है घेंगा रोग किससे संबंधित है। तो घेंगा रोग कंठ से संबंधित है। अगला प्रश्न है डिप्थीरिया रोग किससे संबंधित है। तो डिप्थीरिया रोग गले से संबंधित है। अगला प्रश्न है पीलिया रोग के उपचार में कौन सी क्रिया उपयोगी है। तो प्राणायाम की जो क्रिया है वो कुंजल क्रिया पीलिया रोगी के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है डिस्पेप्सिया किससे संबंधित है। तो डिस्पेप्सिया अपच से संबंधित है। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य केवल रोगों अथवा अपंगता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की स्थिति है। यह कथन किसका है। तो यह कथन WHO का है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है WHO के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष का क्या नाम है। तो चतुर्थ पक्ष का नाम है आध्यात्मिक पक्ष, यानी आध्यात्मिक पक्ष कहते हैं रूहानी पक्ष, यानी आत्मा से संबंधित। WHO भी यह बात मानता है कि शरीर के अंदर रूहानी पक्ष भी होता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको डिटेल में बताया था 21 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 2015 से हुई थी। सबसे पहला विश्व योग दिवस 2015 को ही मनाया गया था। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, योग दिवस का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो देखिए 27 सितंबर 2014 को मोदी जी के द्वारा रखा गया था। मोदी जी के द्वारा रखा गया था। अगला प्रश्न है, स्वाध्याय का सामान्य अर्थ क्या है? तो स्वाध्याय का सामान्य अर्थ मैंने बताया था, यानी स्वयं अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया क्या है? तो थैलेसीमिया एक रक्त रोग है। थैलेसीमिया एक रक्त रोग है। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया रोग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है आनुवंशिकता। थैलेसीमिया का मुख्य कारण आनुवंशिकता है। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया रोग के कारण कौन सा दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है? देखिए थैलेसीमिया रोग जो है महत्वपूर्ण रोग है, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। दूसरा रोग एनीमिया उत्पन्न हो जाता है। एनीमिया उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया रोग के कारण शरीर में किसका उत्पादन कम हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग उत्पन्न हो जाता है? देखिए सब विटामिन के रोगों को याद करने की एक ट्रिक होती है, जो कि आपके पर्यावरण वाले पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है। कौन सी होती है? रब सारे बर। सबसे पहले विटामिन ए आता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद विटामिन बी आता है। विटामिन बी की कमी के कारण बेरी रोग उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद विटामिन सी आता है और विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद विटामिन डी आता है और विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद आपका सीधा विटामिन ई आता है और विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद डायरेक्ट विटामिन के आता है और विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। तो स्कर्वी कहाँ है? तीसरे नंबर पर है, यानी विटामिन सी। किसके कारण? विटामिन सी के कारण। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किससे संबंधित है? तो स्कर्वी रोग मसूड़ों से संबंधित है। और आपसे पूछ सकता है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण उत्पन्न हो जाता है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, सूखा रोग क्या है? तो सूखा रोग रिकेट से कहते हैं। और रिकेट्स कहाँ है? जो कि विटामिन डी की कमी के कारण उत्पन्न हो जाता है। सूखा रोग किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होता है? सूखा रोग किसे कहते हैं? रिकेट्स को कहते हैं। और रिकेट्स आपका कहाँ है? चौथे नंबर पर, यानी विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि तथा वायु क्या हैं? ये सभी आपके पंच महाभूत हैं। इन्हें पंच महाभूत कहते हैं। अगला प्रश्न है, शैव, शाक्त तथा वैष्णव के धार्मिक साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। इन सभी के धार्मिक साहित्य को आगम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोक्ष अथवा मुक्ति का क्या उपाय है? मानसिक कष्टों से छुटकारा पाना।
मानसिक कष्टों छुटकारा पाना ही मोक्ष है। अगला प्रश्न है, अहंकार का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, अहंकार सबसे पहले बुद्धि में जन्म लेता है, यानी सबसे पहला कारण जो है वो बुद्धि है। अगला प्रश्न है, योग कर्मेषु कौशलम किस ग्रंथ में लिखा है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इसी के साथ ही मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।